वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल फ्रॉम केपीएस बायोलॉजी। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट होते हैं उनका फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्या रोल होता है और वो कौन सा काम कर सकते हैं। तो वहां पे मेनली दो डिविजन्स होते हैं फार्मास्यूटिकल्स में। ओके, जो फार्मास्यूटिकल्स में मेनली दो डिविजन्स होते हैं। पहला वाला जो होता है वो क्वालिटी एश्योरेंस और दूसरा वाला होता है क्वालिटी कंट्रोल, और जो थर्ड नंबर का आता है वो हो गया है R&D। ओके, तो ये तीन बेसिकली माइक्रोबायोलॉजिस्ट के लिए यहाँ पे जगह होती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट होते हैं तो उनको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में उनको क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो क्या वहां पे काम कर सकते हैं और क्या करते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जो क्वालिटी एश्योरेंस होता है, क्वालिटी एश्योरेंस में ओके, तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो रहते हैं वो क्वालिटी एश्योरेंस में जब जाते हैं ओके, वहां पे उनका सिलेक्शन जो होता है ओके, तो वो क्या करते हैं, वो जो क्वालिटी कंट्रोल के जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट होते हैं उनके ऊपर वो क्या करते हैं, उनका जो टेस्टिंग होता है, उनका जो टेस्टिंग होने के बाद जो रिपोर्ट्स होते हैं वो ये क्वालिटी एश्योरेंस वाले क्या करते हैं, वेरीफाइड करते हैं। ओके, तो उनका मेन रोल जो है वो क्वालिटी एश्योरेंस का रोल जो है वो क्वालिटी कंट्रोल के जो पर्सन्स होते हैं, टेस्टिंग वाले जो टेस्टिंग करते हैं वो यहाँ पे उनको मॉनिटर करते हैं। तो क्वालिटी कंट्रोल में जो डिफरेंट सेक्शंस होते हैं ओके, केमिकल सेक्शन, उसके बाद जो स्टेबिलिटी सेक्शन ओके, ये अलग अलग सेक्शंस होते हैं। उसमें एक जो माइक्रोबायोलॉजिकल सेक्शन होता है, सेपरेट सेक्शन होता है माइक्रोबायोलॉजिकल। तो ये जो माइक्रोबायोलॉजिकल सेक्शन होता है इसमें माइक्रोबायोलॉजिस्ट का जरूरी होता है, इसमें माइक्रोबायोलॉजिस्ट का रोल जो है वो जरूरी होता है। तो इसमें कौन से डिवीजन में और कौन से सब सेक्शन में वो काम करते हैं। देखो, पहला वाला जो होता है इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग। तो उसके बाद आता है वाटर टेस्टिंग, वाटर टेस्टिंग उसको हम क्या कहते हैं MLT सेक्शन। उसके बाद आता है स्टेरिलिटी सेक्शन, स्टेरिलिटी सेक्शन ओके। उसके बाद आता है मीडिया सेक्शन ओके। उसके बाद आता है GPT एंड आइडेंटिफिकेशन ओके। तो इस प्रकार क्या रहते हैं, इस प्रकार सब सेक्शंस माइक्रोबायोलॉजिकल सेक्शंस जो रहते हैं इसमें रहते हैं। तो यहाँ पे मेनली जो वर्क होता है, तो ये जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री रहती है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री मेनली डिवाइड होती है। जैसा प्रोडक्ट होता है उसी तरह वो डिवाइड होती है। जैसे कि स्टेरिलाइज्ड प्लांट जो रहता है, स्टेरिलाइज्ड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री मीन्स क्या, तो स्टेराइल जो रहता है, स्टेराइल मीन्स क्या, जो इंजेक्टेबल्स रहते हैं, जो इंजेक्टेबल्स जो रहते हैं वो स्टेराइल प्लांट में आते हैं, स्टेराइल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आते हैं, स्टेराइल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आते हैं। और जो टैबलेट्स होते हैं ओके, जो टैबलेट्स होते हैं, ड्रग्स होते हैं, वो स्टेराइल नॉन स्टेराइल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आते हैं। तो यहाँ पे ये जो क्वालिटी कंट्रोल का रोल जो होता है वो दोनों में सेम ही होता है ओके। जो एज पर जो फार्माकोपिया ओके, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को कंट्रोल करता है और जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की जो गाइडलाइंस होती है ओके, जो गाइडलाइंस होती है वो फार्माकोपिया से ली जाती है। जैसे कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर मींस SOP, उसके बाद जो सब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में किस प्रकार क्या होना चाहिए उसके जो गाइडलाइंस होती है ओके, वो फार्माकोपिया में होती है, फार्माकोपिया ओके।
तो डिफरेंट डिफरेंट फार्माकोपिया रहते हैं, जैसे कि यूएस फार्माकोपिया, यूरोपियन फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया, ये डिफरेंट डिफरेंट फार्माकोपिया होते हैं। तो उनके बेसिस पे क्या होता है, ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की गाइडलाइन तैयार की जाती है। तो यहाँ पे देखो हम आते हैं हमारे सेक्शन के ऊपर। जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट का रोल होता है वो इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग, मींस जहाँ पे प्रोडक्शन शुरू है, जहाँ पे जो प्रोडक्ट है हमारा वो वहाँ पे तैयार हो रहा है, तो वहाँ पे इन्वायरमेंट का मॉनिटरिंग करने का काम जो होता है वो होता है माइक्रोबायोलॉजिस्ट का। ओके, तो वहाँ पे जो काम करना जरूरी होता है वो क्या रहता है, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग। तो यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजिस्ट की जरूरत होती है। उसके बाद जो एमएलटी सेक्शन होता है, तो एमएलटी सेक्शन में सिर्फ क्या होता है, सिर्फ वाटर का टेस्टिंग नहीं होता। यहाँ पे प्रोडक्ट जो रहता है, इनिशियल प्रोडक्ट, उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट, ओके, ये इनिशियल और फाइनल प्रोडक्ट का भी यहाँ पे टेस्टिंग होता है। ओके, तो वहां पे क्या किया जाता है, मिनिमम जो टेस्ट होती है वो क्या किया जाती है, माइक्रोबियल लिमिट टेस्ट, माइक्रोबियल लिमिट टेस्ट यहाँ पे की जाती है। तो एक इम्यूनिटी सेक्शन में होता है। उसके बाद यहाँ पे मान लो यहाँ पे ग्रोथ आ गई, प्लेट्स के ऊपर ग्रोथ आ गई, और इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग के यहाँ पे जो प्लेट्स रखी होती है जो मॉनिटर करने के लिए, जो जैसे कि आपने जो जब एमएससी में होते तब यहाँ पे प्रैक्टिकल किया होगा, जो आके जो डिफरेंट डिफरेंट एरिया में प्लेट्स को एक्सपोज किया होगा। ओके, तो वो जो प्रैक्टिकल होता है उसी प्रकार प्रैक्टिकल के जैसे ही यहाँ पे इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग की जाती है। तो ये प्लेट रखी जाती है, उसको क्या किया जाता है फिर सेटल एयर और सेटल एयर का, उसके बाद एयर सैंपलर का यूज करके यहाँ पे ये किया जाता है, और उसको इंक्यूबेट करके इसके ऊपर जब ग्रोथ आती है, ये यहाँ पे भी ग्रोथ आती है, तो ये ग्रोथ उनके लिमिट के अंदर होती है तो प्रोडक्ट पास होता है, नहीं तो वो प्रोडक्ट फेल होता है। ओके, तो यहाँ पे ये जो ग्रोथ आती है, तो ये ग्रोथ आने के बाद इस ग्रोथ को आइडेंटिफिकेशन करना जरूरी होता है। तो आइडेंटिफिकेशन करना क्यों जरूरी होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जीपीटी और आइडेंटिफिकेशन। ओके, तो ये आइडेंटिफिकेशन करना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म कौन से हैं, ये डेंजर ऑर्गेनिज्म है या हमें जो प्रोडक्ट को प्रॉब्लम नहीं करने वाले ऑर्गेनिज्म हैं। तो यहाँ पे डेंजर ऑर्गेनिज्म आते हैं तो ये प्रोडक्ट फेल हो जाता है, नहीं तो ये प्रोडक्ट पास हो जाता है। तो इसीलिए आइडेंटिफिकेशन करना जरूरी होता है, और हमें इसका ये जो ऑर्गेनिज्म का डिटेक्शन और आइडेंटिफिकेशन करना और भी जरूरी होता है, क्योंकि वहां पे हमें उस एरिया को स्टेरिलाइज करने के लिए कौन सा डिसइंफेक्टेंट एजेंट वहां पे यूज करना पड़ेगा, वो भी यहाँ से हम आइडेंटिफिकेशन करने के बाद यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मेनली जो ऑर्गेनिज्म होता है उसका नेम जानने को मिलता है। ओके, तो ये आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे करना जरूरी होता है। तो ये सब जो सेक्शन में ये सब काम जो होता है वो इंटरलिंक होता है। तो ये जो जीपीटी है, जीपीटी का फुल फॉर्म होता है ग्रोथ प्रमोशन टेस्ट, ग्रोथ प्रमोशन टेस्ट। ओके, तो ये जो ग्रोथ प्रमोशन टेस्ट किसके लिए होता है, जो मीडियम होता है, मीडियम जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आता है, जो माइक्रोबायोलॉजिकल सेक्शन में यूज होता है, उसका क्वालिटी कैसा है वो डिटेक्शन करने के लिए ग्रोथ प्रमोशन टेस्ट करना जरूरी होता है। तो ये जो मीडियम होता है, ये मीडियम का ग्रोथ प्रमोशन टेस्ट होने के बाद ही वो क्या होता है, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग हो जाता है, उसके बाद वो वाटर टेस्टिंग वाले हो जाता है, उसके बाद स्टेरिलिटी में जाता है। ओके, ये जो सेक्शंस है उसको, ये जो मीडिया प्रिपेयर होने के बाद पहले जीपीटी होती है, ग्रोथ प्रमोशन टेस्ट होने के बाद ये सब मीडिया यहाँ पे अलग अलग सेक्शन में यूज किया जाता है। तो ये क्या होता है, ग्रोथ प्रमोशन टेस्ट। तो इसके बारे में जो आइडेंटिफिकेशन है, ग्रोथ प्रमोशन टेस्ट है, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग है, वाटर टेस्टिंग है, इसके बारे में जब आपको डिटेल जानना हो तो मुझे जरूर कमेंट में बताओ। मैं इसके ऊपर डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा, और डिफरेंट वीडियो में आपको हम डिटेल में उसका प्रोसीजर क्या है, उसके एसओपी कैसे होती है, उसका जो
स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होता है उसका हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आपको चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ। तो देखो हम आते हैं स्टेरिलिटी सेक्शन के ऊपर। तो स्टेरिलिटी सेक्शन में जो फाइनल प्रोडक्ट होता है, तो जब हम किसी से मीन्स जहां से मान लो एक जो वेंडर है हमारे कंपनी में, जो फार्मास्यूटिकल कंपनी होती है, तो फार्मास्यूटिकल कंपनी में क्या होता है, जो रॉ मटेरियल आता है तो रॉ मटेरियल का भी स्टेबिलिटी चेक किया जाता है। उसके बाद जो स्टेबिलिटी के लिए सैंपल रखे हुए होते हैं, यहाँ पे देखो ये स्टेबिलिटी सेक्शन होता है। तो हमारे जो प्रोडक्ट होता है उसको, उस सैंपल को हम जब तक वो एक्सपायर नहीं होते, ओके, जब मार्केट में जाके जाते हैं वो, उसका जो हर बैच का कुछ ना कुछ अमाउंट जो रहता है प्रोडक्ट का, वो स्टेबिलिटी सेक्शन में रखा जाता है। तो स्टेबिलिटी सेक्शन में क्यों रखा जाता है, क्योंकि उसको बाहर में जब वो बैच के कोई इंसिडेंट हो गया, वो खराब हो गए, जो हमारा प्रोडक्ट है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का, तो वो खराब निकला, तो वो स्टेबिलिटी का सैंपल लेके वो टेस्ट करते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं। तो कंप्लेंट्स जो आते हैं, जैसे कि मान लो एक एग्जांपल लो, अजिथ्रोमाइसिन, ओके, अजिथ्रोमाइसिन का बैच 1, ओके, अजिथ्रोमाइसिन तैयार किया, बराबर, फिर ये बैच 1 में तैयार किया गया, तो ये बाद में फाइनल कहाँ पे आ गया, वो मार्केट में आ गया। तो मार्केट में ये डिफरेंट लोगों को उन्होंने दिया, ये जो डिफरेंट लोग है उनको दे दिया। तो जो 4th नंबर का पर्सन है उसको क्या हुआ, उसका एलर्जी हुआ, उसका साइड इफेक्ट हुआ, ओके, साइड इफेक्ट हुआ। तो साइड इफेक्ट होने के बाद इसने क्या किया, इसने इस कंपनी के ऊपर और उस प्रोडक्ट के ऊपर क्या किया, कंप्लेंट किया एज पर फार्माकोपिया, एज पर जो फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट होता है, ओके, फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट में इसने क्या किया, कंप्लेंट किया। और ये कंप्लेंट होने के बाद ये कंप्लेंट फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट में आता है। जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होती है वहां पे फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट होता है, तो वहां पे ये कंप्लेंट आता है। तो कंप्लेंट आने के बाद ये जो स्टेबिलिटी में रखा हुआ सैंपल होता है उसको टेस्ट किया जाता है कि इसकी स्टेबिलिटी जो है, उस प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी किस प्रकार की है, वो चेक किया जाता है, उसका ऊपर टेस्टिंग किया जाता है और फिर वो रिपोर्ट रिलीज किया जाता है। तो ये स्टेबिलिटी का सैंपल भी स्टेरिलिटी में चेक होता है। उसके बाद जो फाइनल सैंपल आता है, फाइनल प्रोडक्ट आता है, फाइनल प्रोडक्ट का भी स्टेरिलिटी होता है। स्टेरिलिटी मीन्स आपको पता ही होगा, स्टेरिलिटी में एक भी ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट फेल हो जाए, ओके। तो स्टेरिलिटी वहां से पास होती है तभी वो क्या होता है, प्रोडक्ट कंपनी से बाहर रिलीज होता है और दिया जाता है। तो ये जो मीडिया सेक्शन होता है, मीडिया सेक्शन में सब मीडिया जो और अदर डिपार्टमेंट्स को लगते हैं, अदर सेक्शन को लगते हैं, वहां पे प्रिपेयर किया जाता है, ओके। तो ये होता है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में माइक्रोबायोलॉजिस्ट का रोल। उसके बाद जब आते हम R&D सेक्शन में, तो R&D सेक्शन में मेनली क्या होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट मीन्स क्या, यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट तैयार करने वाले हैं तो उसके ऊपर रिसर्च होता है। तो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ उसका जो कुछ प्रोडक्ट होगा उसके बेसिस पे यहाँ पे R&D में काम रहता है। तो R&D में मान लो आपको हर्बल एक्सट्रैक्ट करके क्या करना है, वहां से हर्बल से क्या करना है, आपको टैबलेट तैयार करना है। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, जो काम है माइक्रोबायोलॉजिस्ट का काम है, एक्सट्रैक्शन, उसके बाद जोन ऑफ इनिबिशन करना, उसके बाद एंटीबायोटिक कैसे करना, ये सब जो काम होता है यहाँ पे किया जाता है, ओके। उसके बाद ये जो QC में माइक्रोबायोलॉजिकल सेक्शन होता है, वहां पे यहाँ पे बायो असे भी होता है, माइक्रोबायोलॉजिकल माइक्रो असे, ओके, माइक्रो असे। तो ये ऐसे किया जाता है। इसमें भी क्या होता है, जोन ऑफ इनिबिशन, जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट का जोन ऑफ इनिबिशन, प्रोडक्ट किस प्रकार वर्क कर रहा है, उसका प्रोडक्टिविटी क्या है, उसका जो प्रोडक्टिविटी क्या है, जोन ऑफ इनिबिशन क्या है, उसके ऊपर ये प्रोडक्ट का फाइनल डिसीजन होता है। तो ये सब आता है माइक्रोबायोलॉजिस्ट के जो प्रोफेशन होता है उसके फार्मास्यूटिकल के अंदर। तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट का मान ये सब रोल फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री में, हर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ये रोल होता ही है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमको कमेंट्स करो और लाइक करो और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और अदर वीडियोस आपको जल्दी मिलने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। थैंक यू।